हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो है तुर्की आक्रमणों का राजपूतों द्वारा प्रतिरोध। इस टॉपिक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से रणथंभौर के राणा हमीर, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह और जालोर के कान्हड़देव द्वारा किस तरह से तुर्की आक्रमणों का प्रतिरोध किया गया उसके बारे में बात करेंगे। और आज की क्लास में हम मुख्य रूप से रणथंभौर के राणा हमीर के बारे में चर्चा करेंगे। तराइन के द्वितीय युद्ध के उपरांत राजस्थान की शक्ति का विकेंद्रीकरण हमें दिखाई देता है। पृथ्वीराज चौहान के विशाल राज्य का एक छोटा सा भाग उसके पुत्र गोविंद राज को दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रणथंभौर के रूप में दिया गया। जालोर में चौहानों की अन्य शाखा सोनगढ़ा, बागड़ और आबू चंद्रावती में परमार वंश, जैसलमेर में भाटी, मेवाड़ में गुहिल वंश आदि, जो कि तराइन युद्ध के पहले पृथ्वीराज तृतीय के सामंत शासक के रूप में शासन करते थे, आमेर के कछवाहा के अनुरूप स्वतंत्र शासक बन गए। राजस्थान के राजपूत राज्यों के परस्पर वैमनस्य और स्वार्थ के कारण वे मुस्लिम आक्रांताओं का सामना नहीं कर पाए और इसका परिणाम यह निकला कि राजस्थान में मुस्लिम राज्य का प्रसार स्थायी हो गया। मोहम्मद गौरी ने अपने भारतीय विजित प्रदेशों पर शासन का प्रतिनिधि अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था और उसने भारत में प्रथम मुस्लिम राज्य की गुलाम वंश के नाम से स्थापना की, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक सत्तारूढ़ रहा और उसके पश्चात 1290 से 1320 ईस्वी तक अन्य तुर्क शासकों के खिलजी वंश ने शासन किया। खिलजी वंश के जो सबसे प्रतापी सुल्तान थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे और उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के कार्यान्वयन हेतु राजस्थान के प्रमुख राजपूत राज्यों को बलपूर्वक अपने अधीन करने का प्रयत्न किया। और इस संदर्भ में अलाउद्दीन द्वारा जो प्रमुख शक्तिशाली राज्य राजस्थान में थे वे थे रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर। हालांकि इनके द्वारा दिल्ली सल्तनत का जोरदार प्रतिरोध भी किया गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध के उपरांत गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज को रणथंभौर का राजा बनाया, लेकिन अजमेर, पाली और नागौर में अपनी सैनिक छावनियां स्थापित कर दी। गोविंद राज के उत्तराधिकारी क्रमशः वाहलन, प्रहलाद और वीर नारायण हुए। वीर नारायण को पराजित कर और मार कर गुलाम वंशी सुल्तान इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन रजिया सुल्तान के समय ये जो दुर्ग था वो फिर से स्वतंत्र हो गया। रणथंभौर के चौहान शासक वाघ भट्ट ने सुल्तान नासिरुद्दीन के सेनापति बलबन के आक्रमण को विफल किया। खिलजी वंश की स्थापना के पहले वाघ भट्ट के पुत्र जैद्र सिंह ने नासिरुद्दीन के आक्रमण को विफल किया, लेकिन वो कर देने पर विवश हुआ। जैद्र सिंह के पुत्र हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वीरतापूर्वक मृत्यु पर्यंत सामना किया। हमीर रणथंभौर के चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक कहा जा सकता था और उसके शासनकाल के विषय में नयचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र, जोधराज रचित हमीर रासो, चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट आदि ग्रंथों से ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। मुस्लिम इतिहासकार अमीर खुसरो और बर्नी द्वारा रचित ग्रंथों से भी रणथंभौर संबंधी विवरण हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं हमीर देव के दिग्विजय अभियान की। तो हमीर देव ने शासक बनने के उपरांत दिग्विजय अभियान द्वारा रणथंभौर के राज्य की सीमा का विस्तार करने हेतु सबसे पहले भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त किया और मांडलगढ़ से कर वसूला। यहाँ से उसने दक्षिण की ओर कूच कर परमार शासक भुज को परास्त किया। तदनंतर वह उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा होता हुआ रणथंभौर लौटा। त्रिभुवनगिरी के शासक ने भी इस अभियान में उसकी अधीनता को स्वीकार किया और उसके इस अभियान के अंतर्गत वे राज्य भी शामिल थे जिनसे केवल कर वसूला जाता था। दिग्विजय अभियान के बाद उसने कोटि यज्ञ का संपादन किया और थोड़े समय में ही रणथंभौर राज्य का विस्तार करने में सफलता हासिल की। शिवपुर जिला, बलबन, शाकंभरी आदि उसके राज्य में शामिल थे। अमीर देव को जलालुद्दीन खिलजी से भी संघर्ष करना पड़ा और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने जब हमीर देव की सैनिक विजयों के बारे में सुना तो घबराकर उसने चौहानों की शक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित करने हेतु 1291
ईस्वी में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया। तत्पश्चात वो रणथंभौर की ओर बढ़ा और उसने दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अनेक प्रकार से आक्रमण किए, परंतु हमीर देव के नेतृत्व में चौहान वीरों ने सुल्तान को इतनी हानि पहुंचाई कि उसे दिल्ली विवश होकर लौटना पड़ा। झाइन के दुर्ग पर चौहान वीरों ने सुल्तान के लौटते ही उसके सैनिकों को मारकर फिर से अपना अधिकार स्थापित किया और कुछ समय पश्चात जलालुद्दीन खिलजी ने तुर्की सेना के साथ फिर से रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया, लेकिन सेना को कोई सफलता हासिल नहीं हुई और वह अपमानित और निराश होकर फिर से लौट गया। हमीर देव को अलाउद्दीन खिलजी से भी संघर्ष करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कर दी और वो स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया और वो संपूर्ण भारत को अपनी अधीनता में लाना चाहता था। हमीर के नेतृत्व में रणथंभौर के चौहानों की शक्ति काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी और हमीर ने राजस्थान के विस्तृत भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और यही वजह थी कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे महत्वाकांक्षी शासक के साथ उसका संघर्ष होना अवश्यंभावी था। रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के अन्य भी बहुत सारे कारण हमें नजर आते हैं। रणथंभौर दुर्ग का अपना सैनिक महत्व था। अलाउद्दीन खिलजी ये भली भांति जानता था कि अगर वो मालवा गुजरात को अपने राज्य के अंतर्गत शामिल करता है और दक्षिण अभियान को एक स्थायी घटना बनाता है तो उसे राजस्थान के दुर्गों को अपने अधिकार में करना होगा। इस नीति के तत्वावधान में सुल्तान ने रणथंभौर विजय को अपनी उत्तरी भारत विजय का अंग बनाया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हमीर के हाथों हुई पराजय का बदला भी अलाउद्दीन खिलजी लेना चाहता था और अलाउद्दीन अपनी सैनिक शक्ति की परीक्षा भी करना चाहता था, क्योंकि जो रणथंभौर दुर्ग था वो अजय था और मुस्लिम शासकों के लिए एक चुनौती बना हुआ था। अतः रणथंभौर पहली रियासत थी जिसे राजपूतों के साथ शक्ति आजमाने के लिए चुना गया था। हमीर देव ने कुछ विद्रोही मुसलमानों को अपने यहाँ शरण दी थी और उसके इस दुस्साहस के लिए उसे दंड देना अलाउद्दीन अभिवांछनीय समझता था। यह मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह के नेतृत्व में जालोर से अलाउद्दीन के सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के सैनिक शिविर से भागकर हमीर की शरण में आ गए थे। हमीर ने इन शरणार्थियों को लौटा देने की अलाउद्दीन की मांग राजपूती मर्यादा के विरुद्ध ठुकरा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा भी रणथंभौर पर आक्रमण का एक कारण थी, क्योंकि अलाउद्दीन सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने के स्वप्न देख रहा था। हमीर ने अपने पूर्वजों की भांति सुल्तान को कर देना बंद कर दिया था, अतः यह भी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण का एक कारण बना। अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण की घटनाओं की। तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापतियों उलुग खां और नुसरत खां को रणथंभौर आक्रमण हेतु भेजा, जिन्होंने हमीर की राज्य सीमा के अंतर्गत झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उलुग खां बनास नदी के तट पर हमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह से परास्त हुआ। धर्म सिंह लूट का माल लेकर दुर्ग में चला गया और भीम सिंह ने भी निश्चित हो वापस प्रस्थान किया, लेकिन अल्ताफ खान के नेतृत्व वाले तुर्क सेना ने भीम सिंह पर हिंदावत घाटी में अचानक हमला कर उसे पराजित कर मार डाला और उलुग खां वापस दिल्ली लौट गया। हमीर ने भीम सिंह की मृत्यु का दोषी धर्म सिंह को मानकर उसे मंत्री पद से हटा दिया और अपने भाई भोज को मंत्री बनाया, लेकिन वो असफल सिद्ध हुआ। इसीलिए हमीर ने भोज को अपमानित कर हटाकर फिर से धर्म सिंह को मंत्री और रतिपाल को दंडनायक बनाया। अपमानित भोज ने अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर उसे रणथंभौर पर आक्रमण हेतु उकसाया, जिसके लिए उसे जगरा की जागीर दी गई और इधर धर्म सिंह द्वारा कर भार बढ़ा देने से प्रजा में असंतोष हुआ। इसामी के अनुसार तुर्की सेना नायकों ने हमीर को ये सूचना भिजवाई कि हमें हमारे शत्रुओं को, जिनको आपने शरण दे रखी है, सौंप दो, हमारी सेनाएं वापस दिल्ली लौट जाएंगी। लेकिन हमीर अपने वचन पर दृढ़ था। उसने शरणागतों को सौंपने अथवा राज्य से निर्वासित करने से स्पष्ट इनकार कर दिया और तत्पश्चात तुर्की सेना ने रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। उलुग खां ने दुर्ग के कुछ दूर अपना शिविर लगाया। राजपूत सैनिक दुर्ग
की प्राचीर से मुस्लिम सेना पर निरंतर पत्थरों की वर्षा करते रहे। इसमें सेना नायक नुसरत खां बुरी तरह घायल हुआ और अंततः मारा गया। राजपूत सेना ने तुर्की सेना पर भीषण धावा बोल दिया और उलुग खां को अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा। उसकी सेना भी बिखर गई और इसके बाद उसने दिल्ली सुल्तान के पास अपनी रक्षा के लिए सेना भेजने और सेनापति नुसरत खां की मौत का समाचार भिजवाया। और उलुग खां का समाचार मिलते ही अलाउद्दीन एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर आया और रणथंभौर दुर्ग के समक्ष एक ऊंची पहाड़ी पर उसने मोर्चा संभाला और सैनिकों को दुर्ग तथा सामने की पहाड़ी के मध्य स्थित खाई को पाटने का आदेश दिया। राजपूतों ने दुर्ग की प्राचीर से तेल से भीगे कपड़ों में आग लगाकर शत्रु पर फेंकना शुरू किया। 1 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी राजपूतों के कड़े प्रतिरोध के कारण अलाउद्दीन को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, बल्कि उसके लिए जो रणथंभौर अभियान था वो अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच गया और उसके विरुद्ध दिल्ली में विद्रोह होने लगे थे। अब उसने छल कपट और जालसाजी द्वारा विजय प्राप्त करने के प्रयास आरंभ किए। हमीर के सेनानायक रतिपाल व अलाउद्दीन में संधि वार्ता चली। अलाउद्दीन ने रतिपाल और उसके द्वारा सेनापति रणमल को अपनी ओर मिला लिया। फिर भी अलाउद्दीन दुर्ग के पास आसानी से नहीं पहुंच पाया। राजपूत सैनिक उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे। किले में रसद सामग्री भी समाप्त हो गई थी और जो शेष बची थी उसे अलाउद्दीन ने हड्डियों का चूरा मिलवाकर अपवित्र करवा दिया था। जल स्रोतों में गायों का रक्त मिलवा दिया था और ऐसी स्थिति में राजपूत सैनिकों के लिए दुर्ग में भूखे प्यासे बंद रहना एक तरह से आत्महत्या करने के समान था। इसीलिए राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण किए और दुर्ग का फाटक खोलकर शत्रु से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। घमासान युद्ध हुआ जिसमें हमीर वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ मारा गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर ने अपना सिर काटकर भगवान शंकर को चढ़ा दिया। अलाउद्दीन ने देशद्रोही रतिपाल और रणमल को पुरस्कृत करने के स्थान पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। युद्ध के समय मोहम्मद शाह घायल अवस्था में पड़ा था, लेकिन उसने अलाउद्दीन के समक्ष आत्मसमर्पण करने से इनकार किया। इसीलिए उसे हाथियों से कुचलकर मरवा दिया गया और यह इस मंगोल की स्वामी भक्ति का एक अनुपम उदाहरण कहा जा सकता है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया और वहां के भवनों और मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया, लेकिन वो राजपूत रमणियों को हस्तगत नहीं कर पाया क्योंकि हमीर देव की रानी रंग देवी के नेतृत्व में उन्होंने पहले ही जोहर कर अपना जीवन समाप्त कर लिया था। शरणागत की रक्षा प्राण देने के बाद हमीर के अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो रणथंभौर में चौहानों के शासन का अंत हमीर के साथ हो गया और हमीर अपने पूर्वजों की भांति ब्राह्मणों का पोषक था और धर्म सहिष्णु शासक था। वो भारतीय दर्शन, साहित्य और कला का संरक्षक था और विद्वानों कलाकारों का आश्रयदाता था। वह एक शूरवीर योद्धा और निपुण सेनानायक था और उसमें सैनिक नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी और यही वजह थी कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आसानी से अपना अधिकार नहीं कर पाया। उसने इसके लिए बार बार प्रयत्न किए, लेकिन हर बार उसे शिकस्त होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इसके उपरांत अलाउद्दीन खिलजी की सेना दीर्घ काल तक रणथंभौर का घेरा डाले पड़ी रही, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। अंत में रणथंभौर की विजय उसकी सैन्य कुशलता के आधार पर प्राप्त कुशलता नहीं थी, बल्कि छल प्रपंच द्वारा अर्जित विजय थी। हमीर देव द्वारा 17 युद्ध किए गए थे, जिनमें वो 16 युद्धों में विजयी रहा, जो उसके सैनिक योग्यता की प्रबल पुष्टि करता है। हमीर देव के शक्ति और वचन पालन करने में दृढ़ता जैसे गुण जग जाहिर थे और यही वजह है कि दिल्ली के सुल्तान से भयभीत अपने प्राणों की रक्षार्थ कई सेनानायक हमीर की शरण में आ पहुंचे थे और भारतीय परंपरा अनुसार शरणागत की रक्षा करने हेतु सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय हमीर द्वारा अपनी प्रजा पर लगाए गए अत्यधिक करों के कारण अनेक विद्वानों ने उस पर अमानवीयता का आरोप लगाया है, लेकिन तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रणथंभौर जैसे छोटे से राज्य के समक्ष अन्य कोई विकल्प भी उस समय नहीं था और संभवतः हमीर को अनिच्छापूर्वक अपनी प्रजा पर अत्यधिक कर लगाने पड़े।
कई विद्वान मुस्लिम विद्रोहियों को शरण देने और उनके प्रति अपनाई गई नीति को हमीर की हठधर्मिता, अदूरदर्शिता और राजनीतिक भूल मानते हैं और उनकी मान्यता है कि यदि वो इन विद्रोहियों को शरण नहीं देता या उन्हें वापस लौटा देता तो रणथंभोर या हमीर अलाउद्दीन के कोप से बच सकते थे। लेकिन ये मत उचित नहीं है, क्योंकि यदि वो विद्रोहियों को शरण नहीं देता या वापस लौटा देता तो भी रणथंभोर के चौहान राज्य का जीवन कुछ अवश्य बढ़ जाता, लेकिन इससे भी अलाउद्दीन के आक्रमण को टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि दक्षिण के प्रदेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण के लिए रणथंभोर की विजय अलाउद्दीन की राजनीतिक आवश्यकता थी, जिसे वो येनकेन प्रकारेण प्राप्त करता। इतिहास में अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के लिए हमीर सदैव स्मरणीय रहेगा।